नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत लगभग 7,000 पैरामेडिकल कर्मी और नर्सें हड़ताल पर हैं। इस वजह से राज्य भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज बुरी व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सदर हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी में वैक्सीनेशन के लिए बच्चों और डिलीवरी के लिए लाई गई महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इतने दिनों बाद भी सरकार या विभाग की तरफ से किसी ने इन आंदोलनकारियों से बातचीत नहीं की है। ऐसे में आंदोलनकारियों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। कार्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। चिकित्सा कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। काफी लंबे समय से ये हड़ताल पर हैं। ना ही कोई अस्पताल में काम कर रहा है, ना ही किसी तरीके की व्यवस्था की देखरेख की जा रही है इन चिकित्सा कर्मियों की वजह से, ताकि जिससे अस्पताल में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आंदोलनकारियों की हालत भी ज्यादा खराब नहीं हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रांची से हमारे साथ राकेश कुमार जुड़ गए हैं। राकेश, झारखंड में जो पैरामेडिकल स्टाफ था वो अभी भी हड़ताल पर है। करीब 7,000 पैरामेडिकल कर्मी और नर्सेज हड़ताल पर हैं। ऐसे में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। देखिए, सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था ही नहीं, कई व्यवस्थाओं में कई गड़बड़ी देखी जा रही है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जो दुर्गम इलाके कहे जाते हैं, गाँव के इलाके कहे जाते हैं, जहाँ इनकी भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है हेल्थ के सेक्टर में, और ऐसे में इनका आंदोलन कहीं न कहीं बड़ा प्रभाव डाल रहा है पूरे राज्य में। लेकिन सबसे एक और अहम बात है कि राज्य में ना तो सरकार की तरफ से, ना ही विभाग की तरफ से कोई भी अधिकारी उनकी माँगों को लेकर कोई बातचीत करने के लिए तैयार है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं तमाम आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चिकित्सा कर्मी आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बात और अहम इसके साथ जुड़ जाता है कि अनशन पे बैठे हुए हैं कई चिकित्सा कर्मी, जिसकी हालत भी खराब होती जा रही है। जी। बिल्कुल, चिकित्सा कर्मी हड़ताल पर है, उनकी मांग जायज है, लेकिन जिस तरीके से हड़ताल की जा रही है उससे कार्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट सदर हॉस्पिटल की बात करें या पीएचसी, सीएचसी में वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। डिलीवरी के लिए आई महिलाओं को सही समय पर उचित दवाई या फिर उचित इलाज नहीं मिल रहा है, तो लोगों को इस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, राज्य का जो इलाका है, खास करके अपने तो शहरी क्षेत्र में जो प्रभाव है उसमें कहा जा सकता है कि कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं अमूमन। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से अभी भी नहीं पहुंच पाया है, वहाँ इन लोगों की भूमिका काफी अहम मानी जाती थी। खास करके बच्चों का टीकाकरण का जैसे कि जिक्र किया, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से समस्या आती रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं इनका आंदोलन एक बार फिर से बड़ा प्रभाव डाल रहा है चिकित्सा पे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इनकी आंदोलन को लेकर के जो बातचीत की जानी चाहिए वो पूरी तरह से होती नजर नहीं आ रही है, और कहीं न कहीं सरकार और विभाग दोनों ही अभी-अभी कोई बातचीत करने के तैयार में नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण अभी भी कहा जा रहा है कि आंदोलन इनका जारी है। इनकी माँगों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे इनकी माँगें जायज़ बताई जाती हैं, क्योंकि राज्य में जब सरकार बनी थी उस समय भी वादे किए गए थे कि इनकी माँगों पर ध्यान दिया जाएगा और इनकी माँगों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएँगे। लेकिन अब जाकर इनका आंदोलन तेज होता जा रहा है, और ऐसे में कहीं न कहीं चिकित्सा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जी। बिल्कुल, चिकित्सा कर्मियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है, आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अभी तक सरकार या विभाग की तरफ से बातचीत की कोई पहल नहीं हुई। ऐसे में कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? क्योंकि काफी लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक कोई बातचीत की पहल नहीं हुई। ऐसे में आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, इनका आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि आंदोलन का क्या रूपरेखा होगा, तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आमरण अनशन चल रहा है, और लगभग 1 दर्जन से अधिक अनशनकारी अब कहीं न कहीं हॉस्पिटल गए थे, उनका इलाज हुआ है, और अब जाकर कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से पहल नहीं किए जाने के बाद से उम्मीद की जा रही है कि इनका आमरण अनशन तो जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन भी जारी है। और एक बात और कि कहीं न कहीं जो बड़े नेता हैं, खास करके कांग्रेस के नेता हों जो सरकार में शामिल हैं, और खास करके जेएमएम और आरजेडी, इनके जब नेता पहुंच रहे थे, इनका प्रतिनिधिमंडल हर जिले में कहीं न कहीं घेराव करने की कोशिश कर रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, और साथ-साथ मेमोरेंडम देने की बात की जाती है। तो ऐसे जी, में एक बार फिर से आंदोलन तेज होता नजर आएगा। जी। बिल्कुल।
इतने दिनों से ये आंदोलन पर है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। क्या विभाग की तरफ से कोई पहल हुई है या विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है इन चिकित्सा कर्मियों पर? क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था ठप हुई पड़ी है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, वो इनके अनशन पर पहुंच रहा है, प्रदर्शन स्थल पर इनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया राजनीतिक नेताओं की इस पर देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश गए थे इन अनशनकारियों से मिलने और उन्होंने कहा था कि उनका आंदोलन जायज है, सरकार को कम से कम बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए था। दूसरी बात ये आ रही थी कि लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक हैं, जो सरकार चला रही है राज्य में, वो भी यहाँ पहुंचे थे और अपनी सरकार को कहीं न कहीं कोसने की कोशिश की थी। उन्होंने भी कहा था कि इनकी मांगों पर सरकार और विभाग दोनों को बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन आधिकारिक रूप से ना तो कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल आया है वहाँ और ना ही विभाग का कोई प्रतिनिधि आकर बातचीत करे कि आखिर इनकी मांगे क्या है और इसके समाधान की दिशा में सरकार क्या-क्या काम कर रही है। तो अभी कहा जा सकता है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है और हो सकता है कि आने वाले समय में इन सारी चीजों को लेकर फिर से एक बार आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और सरकार या अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ फैसले आते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग का इस तरफ क्या रुख देखने को मिला है इन चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल पर? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा असर पड़ा है, तो विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई पहल हो पाई है ताकि इनकी मांगे सरकार तक पहुंच सके? देखिए, विभाग की तरफ से जो काम होना चाहिए था, वो अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और जिस तरीके से आंदोलनकारी जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य के, उनका घेराव किया था, तो उस समय बन्ना गुप्ता ने भी ये कहा था कि उनकी मांगों को लेकर वो पूरी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है और किस तरीके से इन सारी मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकती है, पहल कैसे की जा सकती है, इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने ज़रूर आश्वासन दिया था। लेकिन ये आश्वासन के लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं और अभी तक इस दिशा में विभाग के अधिकारियों या विभाग के मंत्री की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई है जिससे कहा जा सके कि इनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब जाकर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार जिस तरीके से नजरअंदाज कर रही है, वैसी स्थिति में अब आंदोलन का रूप क्या होता है और किस तरीके से आंदोलनकारी अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राकेश, ये देखने वाली बात होगी कि आगे ये आंदोलन क्या रूप लेता है, क्योंकि चिकित्सा कर्मियों ने साफ कर दिया है सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। इसमें 141 देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए। G20 बैठक के आर्थिक के अलावा डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा की गई। G20 बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि G20 के लिए आए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत है। सबसे अच्छा जल संसाधन यूपी के पास है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यूपी भारत की विरासत प्रतिनिधित्व करता है। G20 में सम्मेलन की शुरुआत आज लखनऊ में हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए इस सम्मेलन में, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत में यूपी अब एक अहम राज्य है और यूपी में निवेश के सबसे ज्यादा संसाधन है और यहां पर अच्छा जल संसाधन, अगर जल संसाधन की बात की जाए तो सबसे अच्छा जल संसाधन यूपी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश यूपी का सबसे बड़ा राज्य है और यूपी भारत की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज से G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए प्रेम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रेम, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। 141 देशों के डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली हैं? बिल्कुल, देखिए तैयारियों की बात करें तो व्यापक स्तर पर G20 को लेकर जो है वो तैयारियां की गई हैं। पूरी राजधानी लखनऊ जो है वो दुल्हन के जैसे सजी हुई है। विशेष तरीके की लाइटें, पेड़ पौधों के जरिए जो है लखनऊ की खूबसूरती को और चार चांद लगाए गए हैं। जिन मार्गों से होकर जो डेलीगेट्स आएंगे उनको आना जाना है, उन रास्तों को फूलों के जरिए सजाया गया है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य योगी आदित्यनाथ सरकार ने किए हैं उनको दर्शाने का जो है वो प्रयास किया गया है। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं।
पूरे जो मार्ग हैं उनको विशेष तरीके की लाइटिंग के जरिए जो है वो सजाया गया है, ताकि जो डेलीगेट्स आएंगे उनके बीच में उत्तर प्रदेश को लेकर और इंडिया को लेकर यानी कि भारत को लेकर एक बेहतरीन छवि उनके बीच में पेश हो। आज सुबह 9:30 बजे पहले सेशन की शुरुआत भी हो चुकी है, जब आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लेकर जो है ये चर्चा हुई है। उसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए, महेंद्र नाथ पांडे शामिल हुए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत सरकार और यूपी सरकार जो है वो कार्य कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने को लेकर। योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी जो विभाग हैं उनके अंदर ई सिस्टम जो है ई प्रणाली जो है वो लागू करी गई है, तो इसका किस तरीके से फायदा मिल रहा है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से अवसर हैं, संभावनाएं हैं और किस तरीके से भारत की विरासत को संजोता है उत्तर प्रदेश, किस तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, किस तरीके से जो सबसे बेहतरीन जलमार्ग जो हो सकते हैं देश के अंदर वो उत्तर प्रदेश के पास में, तो इन सभी चीज़ों से उनको अवगत कराया गया। कुल मिलाकर जो ये G20 की सम्मेलन है उसमें G20 के सदस्यों के साथ साथ भारत के जो 9 मित्र देश हैं उनके भी डेलीगेट्स इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 120 के करीब ये डेलीगेट्स की संख्या है और उसमें कहीं ना कहीं कुल मिलाकर 11 बैठकें टोटल होनी है। 4 शहरों में ये G20 सम्मेलन जो है वो यूपी के आयोजित किया गया है, जिसमें लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है और ग्रेटर नोएडा है। इन 4 जगह पर 3 दिन के अंदर 11 बैठकें होंगी, अलग अलग सेशंस वहां पर आयोजित किए जाएंगे और उन सेशंस के अंदर G20 को लेकर उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश की भूमिका हो सकती है और उत्तर प्रदेश की एक बेहतरीन छवि को पेश करने की पूरे प्रयास जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए हैं। चारों ही शहर जहां पर ये बैठकें होनी है उनको विशेष तरीके से सजाया संवारा गया है। विशेष तौर पर जो जिन रास्तों से होकर डेलीगेट्स गुजरना है वहां पर विशेष तौर पर साज सज्जा का ध्यान रखने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए थे और इसके अलावा कि कहीं पर भी आने जाने में चाहे वो डेलीगेट्स हो या आम लोग हो उनको समस्या ना हो, इस बात का विशेष तौर पर भी ध्यान रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। बिल्कुल, G20 की बैठक में आर्थिक के अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटलाइजेशन पर बातचीत की गई, मंथन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो G20 की बैठक हुई आज लखनऊ में, आज से आगाज हो गया है G20 सम्मेलन का। आर्थिक के अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मंथन किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सोमवार को बागेश्वर धाम पहुंचे। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम में बालाजी के दरबार में पूजा अर्चना की। उन्होंने हनुमान मंदिर में मंगल कामना की और बताया जा रहा है कि कमलनाथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा में हैं। दरअसल पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री की नागपुर में श्री रामचरितमानस चर्चा आयोजित हुई थी। इसके खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस में शिकायत की थी। समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। जहां कुछ लोग उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थक इसे उनकी सिद्धि बता रहे हैं। और आज बागेश्वर धाम में पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे और कहा जा रहा है कि वो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके दरबार में भी जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आजकल देश भर में छाए हुए हैं। कांग्रेस ने जमकर इसका विरोध किया था। जो कुछ लोग जो उनकी सिद्धि है उसको जादू टोना बता रहे थे और बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा था। वहीं जो उनके समर्थक हैं वो उनके कृत्यों को, उनके चमत्कारों को उनकी सिद्धि बता रहे हैं। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं और आज कहा जा रहा है कि कमलनाथ सिंह उनके दरबार में जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सिधौली कोतवाली क्षेत्र के बिस्वा मार्ग पर हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक बार फिर से डंपर ने टक्कर मार दी दूसरे वाहन को, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। डंपर और बाइक में आपस में भिड़ंत हुई। तेज रफ्तार के चलते ये भिड़ंत हुई है कहा जा रहा है और बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई इस हादसे में। तो दर्दनाक हादसा देखने को मिला है सीतापुर में, जहां तेज रफ्तार का कहर सामने आया।
डंपर और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। वहीं रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के पुलिस बूथ से चंद कदम की दूरी पर हुई मामूली कहासुनी के बाद मामला काफी बढ़ गया। सरेआम रोड पर ही दबंगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान 2 लोगों को गंभीर चोट आई और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय कोतवाली में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। तो रायबरेली में जमकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। दबंगों ने सरेआम हंगामा किया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की और दोनों पक्षों की तरफ से जो आरोपी थे उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इस दौरान दबंगों ने जमकर बीच सड़क पर हंगामा किया, पत्थर फेंके, जिसमें कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। और कहा जा रहा है मामूली कहासुनी के बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि सरेआम रोड पर दबंगों ने जमकर हंगामा काटा। 2 लोगों को गंभीर चोट आई, एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय कोतवाली ने फिलहाल दोनों पक्षों में की तरफ से जो आरोपी बताए जा रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो अमरोहा से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कोविड वार्ड में सो रहे एक युवक को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। सीमेंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ने से मौत हो गई। एक युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक करने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ अमरोहा में, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली कोविड वार्ड में सो रहे युवक को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। सीमेंट से लदा हुआ ये ट्रैक्टर बताया जा रहा था और युवक के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ने से उसकी मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक करने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना के बाद डीएम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देहात थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जी हां, अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल में ये पूरी घटना घटी है, जहां पर ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। अमरोहा में कोविड वार्ड में एक युवक सो रहा था, अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर आया और उसको कुचल दिया। और जब बताया जा रहा है कि जिस समय ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक किया जा रहा था उस समय ड्राइवर की गलती के कारण जो ट्रॉली थी वो कोविड वार्ड में घुस गई। वहां पर एक युवक लेटा हुआ था और ट्रैक्टर ट्रॉली उस पर चढ़ गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद डीएम मौके पर पहुंचे, पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर कोविड वार्ड में एक युवक सो रहा था, तभी अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया। बताया जा रहा है कि जब ट्रैक्टर पर जो ड्राइवर था वो ट्रैक्टर को बैक कर रहा था, उस दौरान ध्यान नहीं दिया और जो ट्रैक्टर था वो कोविड वार्ड में घुस गया। वहां पर युवक लेटा हुआ था, युवक पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। वहीं सूचना के बाद पुलिस और डीएम मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। अमरोहा में जेब कतरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहां जेब काटकर आधा दर्जन लोगों के पर्स और मोबाइल चोरी कर लिए गए। कैलसा रोड के रोनिका वाटिका होटल का ये मामला बताया जा रहा है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। तो अमरोहा में जेब कतरों के हौसले बुलंद नजर आए। लोगों के पर्स और मोबाइल चोरी कर फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। और हाल ही में एक और मामला अमरोहा से सामने आया, जहां पर जेब जो कतरे हैं वो जेब काटकर आधा दर्जन लोगों के पर्स और मोबाइल चोरी कर लिए गए। कैलसा रोड के रौनक वाटिका होटल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आधा दर्जन लोगों से लूटपाट की गई, उनके पर्स चोरी किए गए, मोबाइल छीनकर जो स्नैचर्स थे वो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
वहीं रायबरेली से एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें एक कलयुगी बेटे और बहू की करतूत देखने को मिली। वायरल वीडियो सोनिया नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है जिसमें एक बेटे और बहू अपनी मां की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कलयुगी बेटे और बहू की करतूत नजर आ रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग का बेटा और उसकी बहू है जो निर्ममता से उसकी पिटाई कर रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मानवता को शर्मसार करती हुई ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बेटा खुद अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां की पिटाई कर रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। किस तरीके से बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बुजुर्ग का बेटा और ये बहू है। इसको देखिए वीडियो बना रहे कैसे, देखो कौन मिला तुम? कौन मिला? मिला लो। हाँ मिला लो। हम अपने मिला दरवाजे खड़े मिला लो मिला लो तुम फोन ही मिला लो। भाई हमारा घर, हम चाहे खड़े रहे कुछ भी करें। ठीक 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 ठीक। इसको देखिए वीडियो बना रहे कैसे, देखो कौन मिला तुम? कौन मिला? मिला लो। हाँ मिला लो। हम अपने मिला दरवाजे खड़े मिला लो मिला। प्रदेश में इन दिनों मदरसों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मदरसों में फंडिंग को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। नेपाल सीमा पर स्थित होने की वजह से सिद्धार्थनगर जिले में इसकी गंभीरता और अधिक बढ़ गई है, जिस पर जिले के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पूरी तरह से जुट गया है। जानकारी के मुताबिक बीते साल 3 नवंबर को शासन को भेजे गए सर्वे रिपोर्ट में जिले में अब तक 597 मदरसे मान्यता प्राप्त पाए गए हैं, जबकि 528 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसके चलते इतने भारी पैमाने पर मिले मदरसों पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो मदरसों में फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि फंडिंग जकात को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल सीमा पर होने से इन मदरसों की गंभीरता बढ़ गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मदरसों का निरीक्षण कराया था, मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें 597 मदरसे जो हैं वो मान्यता प्राप्त मिले थे। 597 मदरसे इनमें अवैध रूप से पाए गए थे, जिन पे अवैध रूप से जिन्हें संचालित किए जा रहे थे उनके पास मान्यता नहीं थी, उनके पास फंडिंग कहां से आ रही थी इस बात की भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। फिलहाल सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई करते हुए उनको बंद करने का आदेश दिया था। तो मदरसों को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। मदरसों में फंडिंग को लेकर तरह तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। नेपाल सीमा पर स्थित होने की वजह से सिद्धार्थनगर जिले में इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है, क्योंकि सिद्धार्थनगर में भी कई मदरसे ऐसे पाए गए जिनके पास मान्यता नहीं थी, जो गैर मान्यता प्राप्त थे, अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।